गुड आफ्टरनून बच्चों। कल जो है हम झूमिंग खेती का काम किए थे, जिसके अंतर्गत हमने खेत बनाया था मिजो कबीले के अंतर्गत। आज हम देखेंगे झूमिंग खेती की समस्याएं। ठीक है। आजकल लकड़ी की मांग बढ़ने के कारण व्यापार के लिए जंगल तेजी से कटने लगे हैं। इससे जंगल कम हो रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है। अब झूम खेती के लिए पर्याप्त जंगल नहीं है। आपको पता है कि झूम खेती के लिए क्या चाहिए कि एक बार फसल उगाने के बाद 4-5 साल तक फसल लेने के बाद जो है हम क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आवश्यक है कि जंगलों का दायरा बड़ा हो, क्योंकि यदि जंगल बड़े होंगे तभी आप झूम खेती कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रही है, आबादी लगातार बढ़ रही है। आबादी के लगातार बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जंगलों को काट करके आवासीय युक्त जो है जमीन की मांग बढ़ गई है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। अब झूम खेती के लिए पर्याप्त जंगल नहीं है। जहां 20 साल तक एक खेत को परती छोड़ते थे, अब सिर्फ 4 या 5 साल के लिए परती छोड़ रहे हैं। रीजन कि अब जो है हमारे पास खेती योग्य जंगल की कमी होते जा रही है। इस वजह से उस जमीन पर पेड़ नहीं बढ़ पाते और जंगल खराब होने लगे हैं। 3-4 साल में ही उस जमीन पर फिर से झूम खेती करने से पैदावार भी कम होती है। पहले क्या होता था, 10 साल 20 साल के लिए जो है जमीन को उपयोग करने के बाद छोड़ देते थे, उसमें घने जंगल उगाते थे, फिर से उसे साफ करते थे, वो जमीन उतनी ही उपजाऊ हो गई रहती थी। पर अब जंगल की सीमित हो गए हैं, इसलिए क्या होता है कि 3 से 4 साल 5 साल बाद जो है हमको उस जमीन का पुनः उपयोग करना पड़ता है। परिणाम क्या होता है कि उस जमीन पर पेड़ पौधे झाड़ियां उग नहीं पाती है और वो फिर से कट जाते हैं। इससे दो चीजें हैं, एक तो जमीन का उपजाऊपन बढ़ नहीं पा रहा है, दूसरा वहां पर क्या हो रहा है कि जो जंगल की जो जमीन है उसमें जंगल बढ़ नहीं पा रहे हैं। इससे पर्यावरण को भी हानि है। कई लोगों को यह मानना है कि झूम खेती के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं और यहाँ के लोगों को झूम खेती बंद करके ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए। लगातार जंगलों की कटाई के कारण क्या हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं। इससे वे एक ही जगह पर स्थायी रूप से खेती कर सकते हैं और उन्हें हर साल नए जंगल को काटने की जरूरत नहीं होगी। इससे जंगल नष्ट नहीं होंगे और उनको खेती योग्य जमीन भी मिलते रहेगी। पर समस्या वही है कि अगर हम तेज ढलानों पर खेती का कार्य करते हैं तो क्या होगा कि बारिश के पानी आने पर वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा, मिट्टी क्या होगी, बह जाएगी। पर यहाँ तेज ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाने में कुछ कठिनाइयां हैं। एक तो यहाँ की तेज ढलान पर सीढ़ियां बनाना मेहनत और खर्चीला काम है। दूसरा यह कि सीढ़ी नुमा खेत बनाने में ऊपर की मिट्टी कट जाती है, इसलिए शुरू के कुछ सालों में पैदावार तो होती ही नहीं है। फिर पूर्वी हिमालय में कई महीने लगातार इतनी घनघोर वर्षा होती है कि सीढ़ी नुमा खेतों से भी मिट्टी बह जाती है। तो पहाड़ी ढलानों पर खेती करने में ये परेशानी है कि ढाल वाली जमीन पर अगर हम मिट्टी को खुदाई करते हैं तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। फिर बारिश का पानी जब तेज गति से आता है तो क्या होता है, अपने साथ मिट्टी की परत को बहाकर वो ले जाता है। परिणाम ये होता है कि मिट्टी की उपजाऊ परत चले जाने के कारण उत्पादन जो है नहीं हो पाता है। ऐसे कई कारणों से पूर्वी हिमालय के हिस्से में आज भी बहुत सारे लोग जो है झूम खेती का कार्य कर रहे हैं। अब देखते हैं पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास। भारत के पूर्वी हिमालय में ऐसा कानून बना है कि बाहर का कोई व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना वहां नहीं जा सकता। जमीन आदि खरीदने की बात तो दूर है। ठीक है, भारत के पूर्वी हिमालय में ऐसा कानून बनाया गया है कि बाहरी व्यक्ति जो है वहां पर नहीं जा सकता। वहां पर जमीन खरीदने की बात तो बहुत दूर की है। इससे यहाँ के जमीन जंगल आदि बाहर के लोगों का कब्जा नहीं हुआ है। यहाँ के कबीले स्वतंत्र रूप से विकास कर पाए हैं। इस विकास में आधुनिक शिक्षा के विस्तार का बड़ा योगदान रहा है। आदिवासी युवक और युवतियां पढ़ लिख कर अपने प्रदेश के ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के बड़े या व्यापारिक खेती न होने के कारण जीविका के नए साधन सीमित हैं। लोगों को रोजगार बहुत कम मिलता है। किसान अपनी फसल का बहुत छोटा भाग ही बेचते हैं, इसलिए उनके पास दूसरी बहुत सी चीजें खरीदने के लिए रुपए नहीं रहते हैं। तो जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है वहां पर भारत सरकार ने नियम बनाया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो उस क्षेत्र का नहीं है वहां पर सरकार की परमिशन के बिना जा नहीं सकता। दूसरी,
वहाँ पर ज़मीन खरीदने तो दूर की बात है। अगर मान लो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती तो क्या होता, हमारे तरफ के जो बड़े उद्योगपति या व्यापारी हैं उन जगहों पर जाकर ज़मीन खरीदते और उन पर अधिकार कर लेते, परंतु वहाँ पर जो आदिवासी जनजातीय समूह निवास करते हैं, कबीले के रूप में स्वतंत्र अपना विकास कर पा रहे हैं। साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति ने जो है उनके जीवन स्तर को और भी बहुत ऊंचा उठाया है। आज उस कबीले में जो भी बच्चे हैं वे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने प्रदेश के ऊंचे पदों पर जो है आसीन हो चुके हैं। साथ ही साथ भारत के कई हिस्सों में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगली पॉइंट है चाय के बागान। तो चाय के बागान जो है यही पूर्वी पहाड़ी ढलानों पर हिमालय के पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है। ये कई सौ एकड़ में, कई सौ हेक्टेयर में फैले हुए चाय के बागान हैं। असम राज्य की निचली पहाड़ियों में चाय के बड़े बड़े बागान हैं। चाय के पौधों की नई पत्तियों को तोड़कर उन्हें मशीनों से मसल कर काटा और सुखाया जाता है। चाय असम की प्रमुख व्यापारिक फसल है, साथ ही ये एक मुद्रादायनी फसल भी है। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर बच्चों जरूर मेरे से संपर्क करेंगे। थैंक यू।